हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 9.4 करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हों। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये पॉलीगॉन है, इसकी 3 साइडें हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइडें हैं। ये एक इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 6। ये हेक्सागोन है, ठीक है, जिसकी 5 साइडें हों वो क्या होगा, पेंटागोन होगा। तो इस तरह करके जिसकी मल्टीपल साइड्स हों, 2 से ज़्यादा साइड्स हों, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी साइड्स और एंगल, यानी जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल हैं वो इक्वल हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। यानी अगर मैं 4 जो साइड्स वाला एक बनाता हूँ पॉलीगॉन, तो अब अगर मैं कहूँ कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये एक रेगुलर जो है वो होता है पॉलीगॉन। अगर ये 3 साइडें मैंने बनाई और तीनों इक्वल है, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी एक क्या है, पॉलीगॉन है। कौन सा, रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर कुछ खुसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि अगर इसके आप अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उसका सम निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जितने भी अंदर इंटीरियर एंगल्स हैं उनका आप क्या लेना चाहते हो, सम लेना चाहते हो। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, टोटल जो साइड्स होंगी ना यानी n, उसमें से 2 लेस करके मल्टीप्लाई कर देना है 180 से। लेट्स से कि मैं हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 ना। तो मैं 6 साइड का निकालना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 180। तो ये 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो इसका होगा। यानी कि अगर मेरे पास 6 साइडों वाली कोई शेप हो, ठीक है, ये 6 साइड्स वाली है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी जितने भी एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, उसको प्लस करने से 4 टाइम्स 180 जो भी आता है वो होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। फिर अगर आपने क्या निकालना है, एक एंगल का निकालना है, तो वही जो आपने सम निकाला था ना, इस फार्मूले से आपने सम निकाला था, उसको टोटल साइड्स पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, टोटल साइड पे डिवाइड कर देना, तो फिर एक साइड का एंगल आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, हेक्सागोन है ना, आपने इस फार्मूले से इसका निकाल लिया, तो एक का निकालना, तो जो सम आया इसका जो आंसर आया उसको टोटल साइड्स पे डिवाइड कर देना है। तो टोटल साइड इसमें कितनी है, 6, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्या, किसका, रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो बहुत ही आसान है। सिंपल 360 को डिवाइड कर देना टोटल साइड पे, बस आपका क्या चीज़ आ जाएगी, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल आएगा। और सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होते हैं, चलो मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये अगर आपके पास शेप है, ये इसको होता है इंटीरियर एंगल, ये क्या होगा, इसके इंटीरियर एंगल। ये जो बाहर वाली साइड है ये इसकी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये इसका जो बाहर वाला है ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल। ये जो बाहर वाला है ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये जो इसका बाहर वाला है ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो निकालने का क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं हम इक्वल टू 360 है। यानी इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल, सब एंगल्स को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 360। एक का निकालना तो क्या करो, 360 डिवाइड कर देंगे टोटल जितनी साइड्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर है किसके, n-2, एक 2 लेस कर दिया और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ईच इंटीरियर एंगल का आ जाए कि ईच इंटीरियर एंगल करना है, तो फिर टोटल साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। आज जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर है 360 के। और अगर ईच निकालना है, एक का निकालना है, तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल साइड्स पे। ठीक है, फिर एक इसमें कंसेप्ट है कि जो आपका सम होता है किसका, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, वो हमेशा 180 होता है। यानी अगर आपके सामने ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये 90 है ना, तो ये वाला कितने का होगा, ये भी 90 होगा, ताकि इन दोनों का सम जो होगा ना वो 180 होगा। इसे हम आम ज़बान में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल्स को प्लस करने से जो आप क्या आता है, 180 आता है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल फॉर एग्जांपल 60 है, तो ये कितना एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इसे 180 से माइनस कर दें 60 को, 120, तो ये 120 होगा। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है उसका जो इंटीरियर एंगल है उनको सम करने से हमेशा 180 आंसर आता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर डायगोनल क्या होता है, ये देखें एक शेप है, ठीक है,
अब इसका डायगोनल क्या है कि एक साइड को दूसरी साइड से मिला दो, एक साइड को दूसरी साइड से मिला दो, इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स अगर आपने निकालने हैं कि कितने बन रहे हैं तो उसका फार्मूला है n-3 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। ठीक है, फिर अगर आपने किसी की सिमेट्री निकालनी है, सिमेट्री यानी क्या, देखें अगर ये एरो है ना, एरो, तो इसको मैं कितनी शिफ्ट कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कितनी बार रोटेट करूँ तो ये सेम आएगा। ये देखें, ये इस तरह भी रोटेट करेगा, ये इधर भी जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इस तरह की जो रोटेशनल होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री या रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। उसके अगर आपने ऑर्डर निकालना है तो कितनी होंगे, सो मिसाल के तौर पे रेगुलर हेक्सागोन है, हमें पता है कि उसकी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी और 6 ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। और अगर आप रेगुलर को रोटेट कितनी बार ही कर सकते हो तो सिंपल 360 को डिवाइड कर देंगे n से, तो वो क्या करेगा, वो सेम सेम दिखेगा। इसे बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगल सम। तो वो ऑलरेडी ट्राइंगल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि ट्राइंगल का ये होता है कि कितनी साइड्स हैं, 3 साइड है, तो n-2 टाइम्स 180। तो हमने पीछे पढ़ा था कि n क्या है, टोटल साइड्स हैं, तो ये कितनी साइड्स होगी, 3 - 2 180, तो ये कितना आ गया, 1 टाइम्स 180, तो 180। तो इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल्स की तीनों साइडों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो जो एंगल यहाँ पे होगा उसको 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है कि इंटीरियर सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर जो एंगल है वो 60 होगा। इसी तरह पैरालेलोग्राम की कुछ लिखी हुई है करेक्टरिस्टिक्स। जो रेक्टेंगल होता है उसका ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो जो एंगल होते हैं उसके सारे के सारे 90 होते हैं। ये अगर आपके पास एंगल बन रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वो इक्वल होगा, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो रेक्टेंगल में इसका डायगोनल इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज़ है, ये रोम्बस। रोम्बस जो होता है वो थोड़ा सा आप इस तरह कह लें कि टेढ़ा सा होगा। इसमें ये होता है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये एक किस्म का स्केयर ही हो जाता है। ठीक है, और उनके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, राइट एंगल्स बनाते हैं। यानी ये अगर इसको इधर और ये इसको इधर जब बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्केयर के बारे में क्या कहा जाता है, स्केयर जो होता है वो भी एक किस्म का रोम्बस ही है, जिसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं चारों, उनके एंगल भी क्या होते हैं, 90 होते हैं, और एंगल्स का जो डायगोनल्स हैं वो बराबर भी होते हैं, और उनके बीच में भी एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इनका भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, टेसलेशन क्या होती है, देखिए अगर आप किसी शेप्स को ऐसे जोड़ें कि बीच में कोई स्पेस ना आए तो इसे बोलते हैं रेगुलर टेसलेशन। ठीक है, आपने शेप्स को फिट करते गए और गैप कोई भी नहीं आ रहा तो एक प्लेन सा बन रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर टेसलेशन। सो अब अगर वो एक ही शेप से बनाई हुई है, एक ही शेप से, जैसे ये एक ही शेप है, ये एक ही शेप है, एक ही तरह की शेप है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर टेसलेशन। अगर आपने वही चीज़ की है मगर डिफरेंट तरीके से की है, डिफरेंट शेप से की है, तो उसको बोलेंगे इरेगुलर ट्रांसलेशन। ये इरेगुलर ट्रांसलेशन है, टेसलेशन है, और ये रेगुलर टेसलेशन है। तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है और उसके अंदर हमारे पास कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब आप उसने सबसे पहले क्या पूछा है, आपसे सम पूछा है किसका, इंटीरियर एंगल का। तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, n-2 टाइम्स 180। तो ये देखें n कितना आपके पास 10 10 कैसे पता लगा, इस सवाल में दिया हुआ है ना 10 साइडेड, डिवाइड बाई -2 टाइम्स 180। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 8 टाइम्स 180 विच इज़ इक्वल टू 1440 डिग्री। सिंपल आ गया। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच मतलब एक एंगल बताना है, सम नहीं बताना, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो आप कहोगे ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, किसका, ऑफ रेगुलर हेक्सागोन किसके इक्वल होगा बेटा, तो आप इधर लिख दोगे फार्मूला n-2, वही वाला जो पीछे फार्मूला पड़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला, बस फर्क ये है कि एंड पे आपने डिवाइड भी करना है 6 पे। तो ये आ जाएगा 6 - 2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 6। तो
तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा 4, सो 4 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 6, और 4 टाइम्स को 180 कर देंगे कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा 720 समथिंग। 4 को 180 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 4 0 से 4, 4 8 टाइम्स 32, 4 1 से 4 720, यस आई वाज राइट। तो 720 आ जाएगा, और 720 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, एंड द आंसर विल बी 120 डिग्री। सो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हेक्सागोन बनी हो तो उसके हर एंगल का जो एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल आएगा, 120 आएगा। व्हाट इज़ द ईच एक्सटीरियर एंगल? तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसका बेटा? पेंटागन का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सिंपल सा आपने क्या करना है, 360, ये फार्मूला था, 360 को डिवाइड कर देना n पे। सो 360 यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 5 है, तो 360 को 5 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 72 डिग्री। If the sum of the interior angle of a polygon is 1440, how many sides of does है? अब वगैरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखें, अब आपके पास क्या चीज़ गिवन है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल है किसका? ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन पता नहीं कौन सा पॉलीगॉन है। चलें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? हमारे पास फार्मूला है कि n-2 टाइम्स 180। तो उसने इसका सम दिया हुआ है, यानी ये चीज़ इस बार दी हुई है, और पूछा क्या हुआ है? n पूछा हुआ है। तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1440, ठीक है, और n जो है वो n जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, तो n 180 माइनस 180 n माइनस 2 टाइम्स 180 कितना होता है? 360 होता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 360, या वैसे कर लेते हैं n-2 को ऐसे ही रहने दें, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1440 को जब 8 पे डिवाइड, इस पर 180 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। आपने n निकालना है, -2 उधर चला जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 8 + 2 विच इज़ इक्वल टू 10। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 साइड। सो 10 साइड्स मीन कि ये कौन सी, तो आ कह देंगे इट विल हैव 10 साइड्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आ जाता है, हाँ चले, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? अब हमारे पास एक पैरालेलोग्राम आ गया। पैरालेलोग्राम आपको पता है कि कैसी शेप होती है, ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा सा होता है, ज़रूरी नहीं है तिरछा, और रेक्टेंगल भी पैरालेलोग्राम होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि ये साइड्स हैं। हमारे पास ए बी, लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो कहता है ए बी जो है आपके पास वो 10 सेंटीमीटर है, ओके। कहता है ए डी जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और बी ए डी यानी बी ए डी यानी ये एंगल जो है ये 45 डिग्री बन रहा है। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो आपने क्या करना है? एरिया निकालना है किसका? इस पूरे का। तो एरिया का फार्मूला है, अभी मैंने इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया, बेतुका सा सवाल इन्होंने डाल दिया कि एरिया निकालें किसका? पैरेललोग्राम का। तो एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का? सो ईजी है, आपने क्या करना है, दो साइडें जो दी हुई है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी और ए डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो एंगल दिया हुआ है ना उसका साइन ले लेना है, तो साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए बी जो कि है 10 और ए डी जो कि है 6 और साइन थीटा, तो जी हमारे पास 45 है, तो साइन 45 डिग्री। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आ जाएगा 60 और साइन थीटा होता है 1/√2 के। ठीक हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0.707 समथिंग, ठीक है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन अ पैरेललोग्राम इफ मेजर एंगल ए डी बी ए बी डी ए बी फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। तो अब एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, और उसमें अगर हम लेट से ये एंगल जो है वो ए है, तो इस एंगल को वो कह रहा है कि ये अगर 70 है तो ये बाकी एंगल क्या होंगे? तो हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम पहले मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बेटा? पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हमें ये एक तो क्वालिटी ये पता है कि ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अब सम कैसे इसका निकालें? n-2 और टोटल साइड्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। टोटल साइड कितनी है? 4 -2 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई बाय 180। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
ये आ जाएगा 2 टाइम्स 180 जो कि बनता है 360। तो हमें पता है कि चार साइडों वाला अगर कोई होगा तो उसका एंगल टोटल इसको प्लस करने से हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 360 आएगा। तो अब आपने क्या निकालना है, ऑपोजिट एंगल निकालने हैं। तो ये अब आपको पता लग गया 170 है, ये भी पता लग गया 70 है, तो ये कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, इसको भी एक्स कर लें और इसको भी एक्स कर लें, ये दोनों बराबर है ना, तो आप कहोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे एंगल्स इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, 70 ये तो गिवन है, प्लस 70 ये भी गिवन है, और ये दोनों इक्वल होंगे ना, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये एक्स एक्स हो गए, तो ये आ जाएगा 140 प्लस 2x, और इधर ये क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अभी निकाला हमने 360, क्योंकि चार साइडों वाले का आंसर सम कितना होता है 360, तो इसका मतलब ये चारों एंगल 360 के बराबर है। माइनस 140 इधर आके डिवाइड और माइनस हो जाएगा, तो ये आके 36 में से 14 गया, तो इसमें आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा 2, तो 220 आ गया, ठीक है, और ये 220 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x और 2x, अब 2x जो है ये x बन जाएगा, और 220 के साथ 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 110, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये 110 होगा, ये भी एंगल कितना होगा 110 होगा, ठीक है। तो एंगल्स आपके पास आ गए हैं 70 और आप यहाँ बस इस तरह ही लिख लें कि ये एंगल्स बन गए, या इस तरह पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे लिखना है। आपने कहना मैयर एंगल जो ये वाला है BAD, तो BAD या DAB जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 70 डिग्री। फिर एंगल देख लें ये वाला D वाला जिसका D है, तो इसको क्या कहेंगे ADC, यूँ एंगल लिखते हैं ना, ADC, ठीक है। तो मैयर एंगल ADC कितना होगा, ADC होगा 110। इसी तरह अब इसकी लिख लेते हैं ABC, तो मैयर एंगल ABC क्या होगा, आपने लिख देना 110, और मैयर एंगल बी सी डी एंड पे आपने लिख देना है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 70 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह करके एंगल्स के आपने नाम लिख देने हैं। कहता है शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसेलेट एंड कैलकुलेट देम। कहते हैं अगर आपके पास ये एक ऐसे करके ना एक ट्राइंगल वो है स्क्वायर है, आपने उसको क्या कर दिया, दरमियान से ऐसे काट दिया, ठीक है, और फिर इसके दो टोटे बन गए ना, एक ये टोटा बन गया और एक इसी तरह यहाँ पे एक और टोटा यूं बन गया। तो अब कहते हैं दो टोटों को जोड़ दो, तो ये मैंने जब इन दो टोटों को जोड़ा ऐसे करके बन तो दोबारा स्क्वायर ही जाना है। तो कहता है कि ये बिल्कुल टेसेलेट क्यों हो गया, इसकी वजह क्या है कि ये आपस में बिल्कुल जुड़ गया और इसमें कोई गैप नहीं आया, ठीक है। तो इसकी आपने इंग्लिश में जो है बात लिख देनी है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने देख लेना है। जी, तो हम इसके ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, द शेप कैन टेसलेट, ये इसलिए करेगी क्योंकि जो दो जो साइडें आपने ज्वाइन की हैं इसकी, ये देखें ऐसे ज्वाइन किया है और दूसरे को ऐसे ज्वाइन किया आपने, एक हाइपोटेन्यूज दूसरा हाइपोटेन्यूज ज्वाइन किया है। तो अब आप गौर से देखें तो पहले तो बताएंगे मुझे क्या ये शेप में कोई गैप आ रहा है, नहीं ना, तो हम कहेंगे दिस शेप कैन टेसलेट बिकॉज द साइड्स ऑफ अ शेप अलाइन एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने ऐसे अलाइन किया, एग्जैक्टली अलाइन किया है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बनाया है, बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनाया है। सो इसलिए इसके अंदर कोई गैप नहीं है, तो ये क्या कर रही है, टेसलेट कर रही है। अब कहते हैं ईच इंटीरियर एंगल निकालो, यानी आप कैलकुलेट करने इंटीरियर एंगल जो नई शेप के बने हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये साइडें कितनी है, इसकी कितनी है 4, और चारों साइडें क्या हैं, बराबर है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन स्क्वायर है, ठीक है यार, स्क्वायर है आप कह लो। ईच इंटीरियर एंगल फिर किसके इक्वल हो जाएगा, n-2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे ये n जो है ये चार साइडें बना रहा है, तो इसलिए ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कहते हैं टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय reflecting a basic shape. This basic shape is a right angle triangle with sides of length 3, 4, 5 units. Find the minimum number of reflection needed to create a that will cover the square unit. Okay, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की उसने जो है वो
यूनिट्स दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो बेस है वो बेस मैं कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैं बेस ले लेता हूँ 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, तो ये 3 ले लें या 4 ले लें, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा बड़े वाला होता है, तो हाइपोटेन्यूज इसका 5 होगा। सो मैं कह सकता हूँ कि जो लेंथ है ट्राइंगल की, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ हो, जब हम ट्राइंगल के बारे में बात करें ना उसकी डायमेंशन के, तो वो कितनी होगी 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। और जो बेस होगी, लेंथ ऑफ बेस एंड हाइट होगी, या लेंथ ऑफ बेस कर ले, लेंथ ऑफ बेस, तो बेस में ले लेता हूँ थोड़ी वाली जो कि है 3 यूनिट्स, ठीक है। और जो हाइट है वो मैं ले लेता हूँ ऊंची वाली, तो लेंथ ऑफ हाइट, वैसे इसको रिप्लेस करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप हाइट उसको ले लो, बेस उसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने ले ली, तो ये मैंने बेस बना ली, ये मैंने हाइट बना ली, और ये मैंने हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, वो कभी छोटा नहीं होता। समझ आ रही है। तो अब हमने क्या निकालना है, ये हमारे पास टोटल कितने हैं, बेसिक राइट एंगल विद द साइड, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्ट, कहता है कितनी हमें ये चाहिए, क्या क्या हम एक टेसेलेशन कर सकें जो कि कवर करे इतना एरिया। तो हम पहले ये देखते हैं कि एक टाइल यानी एक जो ट्राइंगल है ये कितना एरिया लेती है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, किसका, एक टाइल का, वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो वन राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, ज़रा सुन लें इसका फार्मूला, समय पढ़ा भी हुआ है बचपन में, 1/2 बेस टाइम्स हाइट। तो 1/2 वैसे रहेगा, बेस आपकी है 3 और हाइट है 4, 4 और 2 कट गए, तो 3 2 ज़ा 6। तो इसका मतलब ये है, तो 3 2 ज़ा 6, तो इसका मतलब ये है कि एक एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा, अब टोटल कितनी, देखे ना, इस तरह करके लगती जाएगी, एक और टाइल लग गई, फिर एक और टाइल लग गई, इसी तरह एक और टाइल लग गई, एक और टाइल, तो लगते 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 सारा एरिया कितना बन गया, 600 स्क्वायर यूनिट बन गया, ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट करना है, यहाँ पे कितना यूनिट बन गया, स्क्वायर यूनिट बन गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना है कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, क्या बनाने के लिए, 3600 स्क्वायर मीटर बनाने के लिए वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो वो रिक्वायर्ड होंगे 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना 6 पे, क्योंकि देखें ना टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक ईंट की एरिया कितना है 6, और टोटल एरिया कितना है, तो कितनी ईंटें रिक्वायर होंगी, सिंपल डिवाइड कर देना आपने, सही है। तो ये आप जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 600। सो 600 राइट एंगल ट्राइंगल्स वर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कितने नंबर चाहिए, सो मिनिमम आपको कितने चाहिए, 600 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर रिक्वायर्ड, राइट एंगल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जस, कहता है टेसेलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागोन, एक टेसेलेशन बनाई है और इसमें हेक्सागोन यूज किया, यानी ये शेप यूज की है, ठीक है। कहता है ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी हर लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसेलेशन इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। तो आपने 25 हेक्सागोन अगर इस तरह के हों जुड़े हुए ऐसे करके आपस में, तो उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये इसका भी एरिया निकालना है, तो इसका एरिया जो है वो, और पेरीमीटर भी निकालना है। अच्छा, पेरीमीटर वाला जो है ना ये पोर्शन इसका नहीं हमने करना, क्योंकि इसका यहाँ से इन्होंने कहा है कि 25 हेक्सागोन हमने जोड़ने हैं ताकि वो क्या बनाए, परफेक्ट हेक्सागोन बनाए। तो ये परफेक्ट हेक्सागोन नहीं बनता 25 से, या 19 से बनता है, या 9 से बनता है, या 3 से बनता है, या 1 से बनता है। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ना ये हमने स्किप कर देना है, और इसका बुक में भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, टैली नहीं हो रहा होगा कहीं भी। तो ये एक लगता है कि क्वेश्चन में कुछ कमी है। हम ऊपर वाला पोर्शन कर लेते हैं, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक एरिया निकालना है 1 हेक्सागोन का। तो हमें पता है साइड ऑफ लेंथ ऑफ 1 हेक्सागोन, लेंथ ऑफ 1 हेक्सागोन, एक हेक्सागोन की हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब वो हमें पता है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया किसका, एक हेक्सागोन, तो एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन, एक हेक्सागोन का एरिया कितना होगा, उसका फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, 3 × 3, ये आपने याद कर लेना, ये आपकी एक्सरसाइज की जो पिछले पेजेस होते हैं उस पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे एग्जांपल्स वगैरह दिए उसमें भी। और 3 × 3 डिवाइड बाई 2 ओवर लेंथ का स्केयर। अब लेंथ क्या है आपकी 5 है यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह 5 रिप्लेस कर लेता हूँ, 3/2 टाइम्स 5 का स्केयर
विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, और 5 का स्केयर कितना हो गया 25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद 3 अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है 75, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू 1.732, और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 129/2। सो 129/0.9/2, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी, ठीक होगी। अब हमने क्या निकालना था, ये तो एक का निकल आया। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन। तो एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन क्या हो जाएगा, सिंपल इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 64.95 टाइम्स 25, एंड द आंसर विल बी 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जो हेक्सागोन है, क्लस्टर्स हैं, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका जो है वो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 क्वेश्चन। कहता है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है 12 मीटर 12 बाय, इस तरह एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, ओके। कहता है उसकी 12 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है, सही है। तो कहता है उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है 1 मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर की कितनी जो है वो टाइल्स लगेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 स्क्वायर टाइल का एरिया निकालना है, नहीं एक टाइल का जो है वो एरिया निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर टाइल्स एरिया किसका, 1 स्क्वायर टाइल एरिया, चलो यूँ कह लो, तो वो कितना है 1 टाइम्स 1, वो कुल आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। तो टोटल एरिया कितना है फ्लोर का, वो देखें तो वो है 15 टाइम्स, हमें क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये आ जाएगा 12/15, ठीक है। 12 टाइम्स 15 कर लेंगे, तो 12 टाइम्स 15 करेंगे, द आंसर विल बी 12 टाइम्स 15, 12 टाइम्स 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 6, और यार ये कितना आएगा 180 आएगा ना, ठीक है। तो ये 180 आ गया, सही है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब आपसे अगर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक टाइल का कितना होगा, तो टोटल कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, तो वो कितनी होंगी। तो हम टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो हमने दोनों चीज़ें बारी बारी करके निकाल ली थी। टोटल एरिया हमारा 180 बना है और एक टाइल का एरिया 1 बना, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 180 टाइल्स ही आएगा। तो ये 180 टाइल्स रिक्वायर्ड है, यानी 180 टाइल्स इस तरह लगती जाएंगी, तो आपका ये एरिया क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक बड़ी सी वॉल है, अच्छा बड़ी सी वॉल है, कोई मसला नहीं, कह रहा है कि उसकी ये जो है ये 10 मीटर टॉल है और 120 मीटर वाइड है। कहता है उसके अगर एक छोटा सा पोर्शन ले लो ना, तकरीबन 35 मीटर स्क्वायर का, तो कहता है 35 मीटर स्क्वायर को जब करोगे तो 1 गैलन लग जाएगा, फिर अगले 35 मीटर स्क्वायर को करोगे तो दूसरा गैलन लग जाएगा। तो हमने टोटल गैलन्स निकालने, तो सबसे पहले आपने निकाल लेना है एरिया किसका, पूरे का, इस पूरे एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है। तो वो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है कि एक किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपके पास है अपना 10 और विड्थ है 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, तो एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, 1 गैलन के लिए कितना एरिया है, तो वो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कितना दिया हुआ है 35 मीटर स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा क्या हुआ है, पूछा ये हुआ है कि आपने निकालना है कि कितने गैलन इस तरह के लगेंगे। तो अगर ये पूरा 1200 मीटर स्क्वायर है तो इसके अंदर कितने 35 आ जाएंगे, तो सिंपली आपने 35 पे डिवाइड कर देना। सो नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड, कितने गैलन्स रिक्वायर हैं, तो इसकी जगह आप लिख दोगे 1200 डिवाइडेड बाय 35, that will be equal to 24.29 which is almost 35 गैलन्स, ठीक है। तो 35 लिख लें,
एक ज़्यादा लिख लें या एक कम लिख लें, तो ज़्यादा लिखें तो क्योंकि बचना नहीं चाहिए ना, तो एक ज़्यादा ही गैलन मंगाओगे। सो 35 गैलन लिखने तकरीबन आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तर्ज का है बेटा, और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक बड़ी सी वॉल है। ओके, अगेन वॉल बना लेते हैं, और है भी किस शेप की, रेक्टेंगुलर वॉल है। कहता है उसका अगर आप 10 मीटर कह लो कि उसकी लेंथ है, और 4 मीटर, चलो 10 मीटर लेंथ है और 4 मीटर क्या है, विड्थ है, तो उसका टोटल एरिया पहले निकाल लें। और कहते हैं अगर 1 लीटर पेंट कवर कर रहा है 7 मीटर स्क्वायर को, तो एक जो लीटर है वो 7 मीटर स्क्वायर को जा रहा है, तो कितने 7 मीटर स्क्वायर इसके अंदर होंगे। सेम वही मेथड, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर वॉल। तो रेक्टेंगुलर वॉल का क्या ले लिया, एरिया ले लिया, कितना आता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विच इज़ 4 × 10 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। तो हमें लीटर्स, 1 लीटर पेंट कवर्स कितना कवर कर रहा है, तो 1 लीटर जो है वो पेंट कवर कर रहा है 7 मीटर स्क्वायर। तो हमने निकालना है नंबर ऑफ़ लीटर्स। तो नंबर ऑफ़ लीटर निकालने का सिंपल तरीका है कि आपने 40 को डिवाइड कर देना है 7 पे। तो जब आप 40 को 7 पे डिवाइड करेंगे, इट विल इक्वल टू 7.1 लीटर्स, जो कि तकरीबन बन जाता है 6 लीटर। तो एक ज़्यादा ही लिखना होता है उससे, डेसिमल से ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6 लीटर। फिर उसके बाद कहता है एक विंडो है जो कि ट्रेपेजाइड शेप की है, तो लेट्स से ये इसकी एक ट्रेपेजाइड शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेपेजाइड, कहता है इसकी एक साइड जो है वो पैरेलल साइड 3 मीटर की है, और एक जो है वो 1.5 मीटर की है, और इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट वो कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसका एरिया निकालो। तो हमारे पास साइड 1 जो है, यानी पैरेलल साइड 1, मैं लिख लेता हूँ पैरेलल साइड 1 S1 से, ठीक है, वो हो गई 3 मीटर। तो पैरेलल साइड 2 क्या है, तो पैरेलल साइड 2 मेरे पास है 1.5 मीटर, वो भी मैंने लिख ली। फिर मेरे पास हाइट कितनी है, तो हाइट भी मुझे उन्होंने दी हुई है, तो मैंने वो भी लिख ली। तो अब फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड। किसी भी ट्रेपेजाइड का क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए ये फार्मूला है कि सबसे पहले आप हाफ लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सम ऑफ पैरेलल साइड यानी S1 + S2, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे, हाइट से। तो ये फार्मूला है, तो यानी 1/2 और मल्टीप्लाई साइड्स का सम यानी 3 + 1.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 2 से हो गया कैंसिल, और 3.5 और 3 + 1.5 करें कितना होता है, ये होता है 4.5। तो 4.5 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।